हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गणित स्टूडियो में। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 15.1 को सॉल्व करना स्टार्ट किया था और अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 15.1 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आपको चैप्टर 14 यानी कि स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 5 रेफर करने के लिए बोला गया है। हमने भी चैप्टर 14 का एग्जाम्पल नंबर 5 रेफर किया और जो रेलिवेंट पार्ट था यहाँ पर लिख लिया और इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोला जा रहा है, हम बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे ताकि जो पूछा गया है ना उसका हम इजीली आंसर दे सके। देखिए, स्टैट्स हो गया या फिर प्रोबेबिलिटी हो गया, आपको डाटा को अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। तो देखिए, डाटा को अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है। देखिए, इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द डाटा सो ऑब्टेन्ड। देखो बच्चों, कुछ इस तरीके से सिचुएशन हो रही है। आपको पता होगा कि जब किसी क्लास में सपोज कीजिए जब ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो उनको है ना सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है। सपोज कीजिए आपकी 9th ही क्लास है, उसमें आपके स्कूल में हो सकता है सेक्शन ए हो, सेक्शन बी हो, ऐसी सेक्शन सी हो, और भी ज़्यादा सेक्शंस हो सकते हैं। वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि क्लास 9th का कोई एक सेक्शन पिक किया, सपोज कीजिए सेक्शन ए पिक किया और इस सेक्शन ए में 40 स्टूडेंट्स है। कितने? 40 स्टूडेंट्स। अब इन 40 स्टूडेंट्स से पूछा जा रहा है कि भाई आप है ना अपना मंथ ऑफ बर्थ बताइए, यानी कि जिस महीने में आपका डेट ऑफ बर्थ आता है या फिर जिस महीने में आप पैदा हुए हो, आप वो मंथ बताइए। अब देखिए, जो 40 स्टूडेंट्स हैं इनमें से हो सकता है कोई बच्चा जनवरी में पैदा हुआ हो, कोई हो सकता है फरवरी में पैदा हुआ हो, कोई हो सकता है मार्च में पैदा हुआ हो। साल के किसी भी महीने में कोई भी बच्चा पैदा हो सकता है, यानी कि उसका बर्थडे किसी भी मंथ में आ सकता है। अब क्या किया जा रहा है कि जो यहाँ पे हमें डाटा मिला है ना 40 स्टूडेंट्स का, कि भाई ये जो 40 स्टूडेंट है अलग अलग मंथ में बॉर्न हुए हैं, उसको है ना बार चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। और यहां पर हमने लिखा है मंथ ऑफ बर्थ और यहां पर लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें कि देखो हमें साफ पता चल रहा है कि जनवरी में बॉर्न होने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, फरवरी में बॉर्न होने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं, मार्च में बॉर्न होने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं और ऐसे ही अप टू सो ऑन दिसंबर में बॉर्न होने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं। अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से समझ में आई है तभी आप बच्चों क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। देखिए, सिंपली डाटा कुछ भी नहीं है इसमें। किसी क्लास के 40 स्टूडेंट को किसी एक 9th क्लास है उसके किसी एक सेक्शन को पिक किया, उस सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स है, उन 40 स्टूडेंट से पूछा कि भैया आप बताओ कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ किस महीने में आता है। जो जो उनका आंसर आया उसको हमने डाटा की फॉर्म में कलेक्ट करके बार चार्ट में रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन की तरफ गौर करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको बताना है कि भैया क्या चांसेस है, क्या संभावना है कि डेट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। इसका मतलब है कि बच्चों देखो, हमारे पास 40 स्टूडेंट्स थे। अब 40 स्टूडेंट्स में से हम कोई एक स्टूडेंट को पिक कर रहे हैं, किसी एक स्टूडेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि ये जो स्टूडेंट हम पिक कर रहे हैं, ये जो स्टूडेंट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इसका जो मंथ ऑफ बर्थ है वो होगा अगस्त। क्या होगा? अगस्त। तो बच्चों देखो, मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी को आप कैसे कैलकुलेट करोगे। आप लगाओगे पी के अंदर स्टेटमेंट फॉर्म में आप वो लिखोगे वो इवेंट लिखोगे स्टेटमेंट फॉर्म में जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट करनी है कि भैया स्टूडेंट का है ना जो डेट ऑफ बर्थ, या फिर कह लो कि स्टूडेंट बॉर्न हुआ हो अगस्त में। तो मैंने यही लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट
वॉज बॉर्न इन अगस्त। ठीक है, इतना आपको आ गया समझ। अब देखो हमें दो ही चीज चाहिए होती है, एक तो डिनोमिनेटर चाहिए होता है और एक न्यूमरेटर चाहिए होता है। डिनोमिनेटर में तो आता है बच्चों टोटल, तो यहां पर टोटल क्या है, ये 40, टोटल क्या है 40। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर आप बोल लीजिए टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड्स क्या आ जाएगा 40। तो यहां पर डिनोमिनेटर में क्या आ गया 40। अब बात करते हैं न्यूमरेटर की। देखिए न्यूमरेटर क्या होता है, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी या फिर आप कह लीजिए डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि क्या होती है। देखो मैंने क्या कहा था आपको, न्यूमरेटर में आपको क्या लिखना होता है, जो ये आपने स्टेटमेंट लिखी है इवेंट फॉर्म में, इसकी फ्रीक्वेंसी देखो क्या है, यानी कि इसकी काउंटिंग देखो, यानी कि वे स्टूडेंट जो कि अगस्त में बॉर्न हुए वो एक्चुअली है कितने, ये आपको देखना है। तो यही तो मैंने लिख रखा है ना, स्टूडेंट वॉज बॉर्न इन द अगस्त, की अगस्त में पैदा होने वाले स्टूडेंट आपको पता लगाने हैं कितने हैं। तो देखो मैंने आपको आसान करने के लिए एक यहाँ पर स्टेटमेंट एडिशनल ऐड कर दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न इन अगस्त, कितने भैया अगस्त में पैदा होने वाले 6 स्टूडेंट। तो ये आपकी आ गई डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये न्यूमरेटर में आ गया 6। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 3/20। ये बच्चों आपका हो गया आंसर। बच्चों अब हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पिक किया है वो है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 15.1 का। ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes। देखिए 3 coins को ना एक साथ टॉस किया गया है 200 टाइम्स, सिंपली यही बोला गया है। और जो रिजल्ट्स आए, जो आउटकम्स आए ना, उनको ना यहाँ इस टेबल में रिप्रेजेंट कर रखा है। देखिए फर्स्ट रो में तो आउटकम्स है और सेकेंड रो में है फ्रीक्वेंसी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि भाई 23 टाइम्स 3 हेड्स आए, यानी कि तीनों की तीनों बार हेड 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 आया था। 72 टाइम्स 2 हेड्स आए हैं, 77 टाइम्स 1 हेड आया है और 28 टाइम्स हेड नहीं आया, यानी कि तीनों की तीनों बार क्या था, टेल टेल टेल। यही था इसका मतलब। तो आई होप आपको ये टेबल का मतलब अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इस डाटा के थ्रू प्रोबेबिलिटी का क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए इफ द 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up। अब एक बार फिर से हम 3 coins का टॉस कर रहे हैं और आपको बताना है कि क्या चांसेस है, क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटी है, या फिर आप बोल लीजिए क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 हेड्स कमिंग अप, की 2 हेड्स आएंगे टॉस करने पर। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जिसकी भी आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी है उसको कैसे लिखो, P और ब्रैकेट लगाओ और स्टेटमेंट फॉर्म में वो इवेंट लिख दो आप जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। हमें देखिए किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, 2 हेड्स कमिंग अप, यानी कि 2 हेड्स आए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी थी। तो यही तो हमने लिखा है ना, पी लिखा ब्रैकेट के अंदर 2 हेड्स कमिंग अप। अब देखो बच्चों प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, डिनोमिनेटर जो कि क्या होगा टोटल, और एक क्या चाहिए होगा न्यूमरेटर जो कि क्या होगी आपकी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखो नीचे जो आता है ना डिनोमिनेटर में आता है हमेशा टोटल। तो आप इस क्वेश्चन में देखो टोटल क्या दिया हुआ है 200, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या फिर आप कह लीजिए टोटल नंबर ऑफ टॉसेस हमारे पास क्या है 200। क्या है 200। तो नीचे तो आ जाएगा बच्चों 200। अब बात करते हैं न्यूमरेटर की, यानी कि जो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए वो क्या आएगी। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, न्यूमरेटर में हम क्या लिखते हैं, ये जो आपने स्टेटमेंट लिखी है ना इवेंट की फॉर्म में, इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, इसकी काउंटिंग देखो क्वेश्चन में कि ये कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यानी कि किस चीज की फ्रीक्वेंसी, 2 हेड आने की फ्रीक्वेंसी। ये लिखा है ना 2 हेड्स कमिंग अप, तो नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड्स कमिंग अप की कितनी बार 2 हेड्स आए हैं, कितनी बार आए हैं 2 हेड्स 72 टाइम्स।
तो ये हो गया आपकी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, रिक्वायर्ड यानी कि 72। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 4 से क्रॉस करोगे तो 18 डिवाइडेड बाय 50, फिर 2 से करोगे तो 9/25। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों देखो, हो सकता था कि मैं भी आपको क्वेश्चन को 1 या 1.5 मिनट में ख़त्म करा के मतलब आगे बढ़ जाता, बट नहीं, मैं चाहता हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन का डाटा भी अच्छी तरह से समझ में आए। अगर हर एक क्वेश्चन में वेरिएशन हो तो आपको अच्छे से समझ में आए कि करना क्या है। अब देखिए, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है 2 हेड्स की जगह बोल देता कि भाई 2 हेड्स की जगह बोल देता क्वेश्चन में, इसको देखो थोड़ा सा चेंज कर देते, 2 हेड्स की जगह बोला जाता, सपोज कीजिए 3 हेड्स बोला जाता क्वेश्चन में, तो देखो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर में देखते कि भैया कितनी बार 3 हेड्स आए हैं, 23 टाइम्स, तो आप लिख देते 23, और सर ने तो बताया था नीचे टोटल क्या है 200। तो ये लो, एक आपका नया पार्ट डेवलप हो गया, ये आपने कर लिया। अगर आपसे पूछ लेता कि भैया 3 हेड्स मुझे अच्छा नहीं लग रहा, 1 हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आपको पता है 1 हेड की आप न्यूमरेटर में लिखते फ्रीक्वेंसी 77 डिवाइडेड बाई 200। ऐसे अगर आपसे पूछा जाता है कि एक भी हेड ना आए, नो हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या चांसेस है, तो आपको पता है कि आप क्या लिखते, न्यूमरेटर में 28 और फिर लिख दे 200, इसको आप सॉल्व कर लेते, आपका आंसर निकल जाता। तो देखो, अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझने का फ़ायदा ये होता है कि आसपास जितने वेरिएशन होते हैं, जितनी बार क्वेश्चन चेंज होता है ना, वो आपको पता रहता है। तो आई होप आपको जो मैंने इस क्वेश्चन में चीज़ें कराई हैं अच्छे से समझ में आई होगी। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 15.1 का। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, 11 bags of wheat flour each marked 5 kg actually contained the following weights of flour in kg। देखिए क्या बोला गया, इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। हमारे पास है ना 11 व्हीट फ्लोर बैग्स है, यानी कि 11 क्या है, नंबर ऑफ बैग्स। ये जो बैग्स है ना, सपोज कीजिए ये बैग्स है हमारे पास, बैग 1 बैग 2 अप टू 11 बैग्स है। इन पर है ना जो वेट जो मार्क्ड है ना, यानी कि जो लिखा हुआ है वो 5 kg है हर एक बैग पर। हर एक बैग पर कितना है, 5 kg वेट लिखा हुआ है। बट एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट्स, लेकिन उनका 5 kg एक्चुअली वेट नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, और कुछ बैग्स का वेट 5 kg भी है। तो किस तरीके से वेरिएशन है, देखो किसी बैग का जो वेट है वो 4.97 kg है, किसी का 5.05 kg, यानी कि 5 kg से ज़्यादा भी है, ये देखो कम भी है, यहाँ पर भी ज़्यादा है 5 kg से, 5.03 kg। तो कहने का मतलब है, देखो यहाँ पर 5 kg भी है, यहाँ पे भी 5 kg है, 5.06, 4.98। तो जो बैग पर जो मार्क्ड वेट है ना, जो लिखा हुआ है वो तो 5 kg है, बट कहीं थोड़ा सा कम, कहीं थोड़ा सा ज़्यादा, कहीं एक्चुअली 5 kg ही है। अब देखिए आपसे क्या चीज़ पूछी जा रही है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो आपको बताना है क्या चांसेस है, क्या संभावना है, दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। तो आपको देखो किस तरीके की सिचुएशन आपके सामने आ रही है। हमारे पास 11 बैग्स थे, अब इस 11 बैग्स में से हम एक बैग को चूज कर रहे हैं, तो आपको बताना है क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कितने चांसेस है कि ये जो बैग आपने चूज किया है ना एक, इसके अंदर 5 kg से ज्यादा व्हीट फ्लोर होगा। क्या 5 kg से ज्यादा व्हीट फ्लोर होगा। तो देखिए मैंने आपको कहा था कि प्रोबेबिलिटी देखिए आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, पहले लिखना है P, और जिसकी भी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेना है। हमने लगाया P और हमें किसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, डेट अ बैग कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए हमें दो ही चीज़ चाहिए होती है, टोटल और रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसीज। तो देखो अब सबसे पहले हम देखते हैं रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि
कितने ऐसे बैग है, यानी कि नंबर ऑफ बैग्स जिनमें कि 5 kg से ज़्यादा व्हीट फ्लोर है। यानी कि ये लिखा ना मैंने, नंबर ऑफ बैग्स कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। तो कितने ऐसे बैग्स हैं, देखो काउंटिंग करते हैं हम। यहां पर 5 kg से तो कम है, इसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो एक तो ये हो गया, सर्कल कर देते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कितने ऐसे बैग्स हैं जिनका वेट 5 kg से ज़्यादा है। तो ये देखो बच्चों साफ आपके सामने है क्लियरली, 7 ऐसे बैग्स हैं हमारे पास। और टोटल बैग्स कितने हैं, ये लिखा है ना 11 बैग्स हैं। तो इसलिए आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स बोल लीजिए, टोटल नंबर ऑफ व्हीट फ्लोर बैग्स आ गया 11। तो आपके पास देखो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, ये आपका आ गया रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी और ये आ गई आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी। अब देखो दोनों की दोनों आ गई है। रिक्वायर्ड को हम लिखेंगे न्यूमरेटर में और टोटल को लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो 7/11, ये थोड़ा सा डल हो गया होगा। तो बच्चों 7/11 आ गया आपका आंसर। बच्चों देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और वेरिएशन किया जा सकता था। तो वेरिएशन हर क्वेश्चन में होते रहेंगे, बट अगर आपको एक बार चीजें समझ में आ गई तो आप उन वेरिएशन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लोगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता देता हूं कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भैया मोर देन की जगह लेस देन कर देता, अब बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो आप 11 में से एक बैग को चूज कर रहे हो उसमें 5 kg से कम एक्चुअल वेट हो। तो आप देखते कि भैया 5 kg से कम कहां कहां पर है, 1 2, बस 2 ही जगह है। तो आपका आंसर हो जाता रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी 2, यानी कि कितने ऐसे बैग्स है जहां पर 5 kg से कम वेट है 2, और नीचे आ जाता है टोटल। अगर आपसे ऐसे ही पूछा जाता है कि भैया क्या चांसेस है कि उसमें एग्जैक्टली 5 kg ही हो वेट, तो आपका आंसर हो जाता है, देखो 5 kg कितने हैं, 1 2 एग्जैक्टली, तो आपका फिर आंसर हो जाता है 2/11 एग्जैक्टली 5 kg के केस में। और लेस देन, या फिर मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देता हूं, लेस देन 5 kg के केस में ये आंसर आ जाता। तो देखो ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप और किस तरीके से क्वेश्चंस को देख पाते हो। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आप वो सारे के सारे क्वेश्चंस कर दोगे जो थोड़ा बहुत भी इधर उधर होकर आएंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों आज की क्लास में इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कंटेंट नए टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।